साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा द वेस्टलैंड जो पोएम है मित्रों टीएस इलियट की वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है और थोड़ी टफ पोएम भी है। टफ पोएम माना जाता है इसको, लेकिन इस टफनेस को अपन क्या करने वाले हैं, बड़े ही आसान कर देंगे, क्योंकि अपन कर रहे हैं जो इस पोएम के 5 सेक्शन है, तो सेक्शन वाइज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज अपन करेंगे द बेरियल ऑफ द डेड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द बेरियल ऑफ द डेड के अपने पार्ट 2 तक हमने कर लिए थे। आज बेरियल ऑफ डेड का 3 नंबर पार्ट करेंगे अपने, इस जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ में जो PYQs है वो भी डिफरेंट एग्जाम के अंदर आए हुए वो ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप चाहे RPC स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या UPLT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर द वेस्टलैंड है ना और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं, आप बड़े ही अच्छे सेशन के साथ जुड़ें, क्योंकि ऐसे आपको कहीं यूट्यूब पे आपको सेक्शन वाइज और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इतने क्वेश्चन कोई नहीं देता आपको। अपनी क्लास आप अटेंड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बड़े ही जो पोएम है इजी हो जाएगी आपके। ऐसे लगेगा यार हर लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो टोटल अपने क्वेश्चन है वो कोशिश करेंगे कि जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो आज अपने द बेरियल ऑफ डेड का पार्ट 3 करें। पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको देखना जरूरी है मित्रों, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेंजा से लेके सारे ऐसे सीरीज से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर आपको पार्ट 1 और 2 देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 2 का जो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आप द वेस्टलैंड के ओवरऑल जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर मित्रों इंट्रोडक्टरी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके पास वेस्टलैंड पोएम के नोट्स नहीं है, PDF नोट्स नहीं है, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान का भी लिंक डाल दिया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों मैं चाहूँगा आपसे कि आप क्या करें, अपने सेशन के साथ एक छोटा सा टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी खुद का क्या है एज्यूम करें कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि मैं भी आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। तो मित्रों, बिना किसी देरी के आज अपने पार्ट 3 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 1 से लेके 40 क्वेश्चन अपने कर लिए थे पार्ट 1 एंड 2 के अंदर। द फिगर बेलाडोना इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। मित्रों, अपने जो बेरियल ऑफ डेड है उसके अंदर बेलाडोना का जिक्र आता है। बेलाडोना कौन है? एक कार्ड है जिसपे बेलाडोना का कार्ड है, जो मैडम सोसोट्रिस्ट है, वो एक क्लेयरवॉयंट है, भविष्य देखने वाली है, भविष्य बताने वाली है। उन्होंने बेलाडोना कार्ड का जिक्र किया। ठीक है, तो वो कहाँ से, ये कैरेक्टर कहाँ से लिया गया? ये दांतेज इन्फर्नो, लियोनार्डो दी विंची, वर्जिन मेरी, मेडोनाज रॉक्स और नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, इसके अलावा मेडोनाज रॉक्स भी नहीं होगा, दांतेज इन्फर्नो नहीं होगा। मित्रों, लियोनार्डो दी विंची फेमस पेंटर थे, उनकी एक पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है वर्जिन मेरी। उनकी जो पेंटिंग का नाम है वर्जिन मेरी, उसके अंदर एक मेडोना का कैरेक्टर है, यानी उस महिला को उन्होंने मेडोना कहा। तो वहां से उन्होंने क्या किया, जो अपने TS इलियट है उन्होंने मेडोना को चेंज करके बेलाडोना कर दिया। तो B ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जो मेडोना है उसको मेडोना ऑफ रॉक्स कहा, और TS इलियट ने बेलाडोना को कह दिया द लेडी ऑफ रॉक्स, इसलिए B ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द रिकरिंग फ्रेज दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज इन द वेस्टलैंड अस एज एन एल्यूजन टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज। RPC स्कूल लेक्चरर 2024 संस्कृत एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों की जो बार बार आने वाली फ्रेज है अपने इस जो पूरी वेस्टलैंड उसके अंदर बार बार ये फ्रेज आती है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, कि वो क्या है, मोती है। वो कौन है मोती? वो उनकी आंखें ही है, वो ही मोती है। तो वेस्टलैंड के अंदर वो कहाँ से लिया गया है, वो कौन से एल्यूजन से लिया गया है भाई, और वो भी शेक्सपियरियन के नाटक से लिया गया। तो कौन से नाटक से लिया गया? वो हेमलेट से, द टेम्पेस्ट से, रोमियो एंड जूलियट से, एंटोनियन क्लियोपात्रा से। तो एंटोनी क्लियोपात्रा भी नहीं होगा, रोमियो जूलियट भी नहीं होगा, हेमलेट भी नहीं होगा। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब टेम्पेस्ट है ना, उसके अंदर एरियल सॉन्ग है ये, दो जाल पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ठीक है, तो ये B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी सिंबल किसका है? ये लाइन, ये सिंबल है रीजेनरेशन का, रीबर्थ और रीजेनरेशन का। एक बार डेथ हो जाएगी, डेथ एंड रीजेनरेशन का सिंबल है मित्रों। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी इज मेंशन्ड इन द पोएम एज ए प्लेस ऑफ डेजोलेशन, कि एक सुनसान या एकांत का ऐसा कौन सा स्थान, कौन सा शहर है जिसको मेंशन किया गया कि वो बिल्कुल क्या सुनसान है।
पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम। तो रोम भी नहीं है, न्यूयॉर्क भी नहीं है, पेरिस भी नहीं है, लंदन हो जाएगा। लंदन को मित्रों ए प्लेस ऑफ डेजोलेशन के रूप में यूज किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टी.एस. इलियट हैज borrowed द टर्म अनरियल सिटी इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन फ्रॉम। मित्रों टी.एस. इलियट ने क्या है, जो अनरियल सिटी है ना, वो कहाँ से लिया है? ठीक है, जो फर्स्ट अपने सेक्शन है द बेरियल ऑफ द डेड और द फायर सरमन थर्ड सेक्शन है, उन दोनों के अंदर ये अनरियल सिटी आया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? बोडलेयर्स पोयम, इरविंग्स बेबिट्स पोर्टर, दांतेज इन्फर्नो और लेफोर्ग्यू किंग। तो लेफोर्ग्यू किंग से भी नहीं है, दांतेज इन्फर्नो से भी नहीं है, इरविंग बेबिट से भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब बोडलेयर्स पोयम है, उससे अनरियल सिटी है वो लिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द क्राउड इन द पोयम रिप्रेजेंट। इस पोयम के अंदर जो क्राउड वर्ड है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, कम्युनिटी एंड सपोर्ट, आइसोलेशन, एनोनिमिटी, जॉयफुल सेलिब्रेशन, यूनिटी। यानी एकता, तो एकता क्राउड लगता तो है भी एक हो सकता है लेकिन नहीं है। जॉयफुल सेलिब्रेशन, ठीक है, जॉयफुल सेलिब्रेशन भी नहीं है। आनंदपूर्वक जो समारोह है, या कम्युनिटी एंड सपोर्ट। अब क्राउड्स की भीड़ से कम्युनिटी तो हमें लगता है लेकिन होगा नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आइसोलेशन एनोमिटी, यानी जो अलगाव की भावना है और जो अनजानेपन की जो भावना है, जो एक दूसरे को क्राउड जानती नहीं है, इसलिए इसका यूज किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 46 पे आते हैं। व्हाट डज द लंदन ब्रिज सिंबोलाइज इन द पोयम। इस पोयम के अंदर जो बेरियल ऑफ द डेड है, इसके अंदर लास्ट स्टैंजा के अंदर लंदन ब्रिज का जिक्र हुआ है, तो वो क्या सिंबलाइज करता है? कनेक्शन एंड यूनिटी, आइसोलेशन, डेस्पेयर, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ब्यूटी एंड आर्ट। तो ब्यूटी एंड आर्ट का भी नहीं है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का भी नहीं है, कनेक्शन एंड यूनिटी का भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आइसोलेशन एंड डेस्पेयर। लंदन ब्रिज है, उसको भी आइसोलेशन एंड डेस्पेयर का सिंबल बताया गया है, अलगाव और निराशा का सिंबल बताया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टू whom डज द नरेटर कॉल एट द एंड ऑफ द बेरियल ऑफ द डेड। जो बेरियल ऑफ द डेड पोएम है, इसके एंड में जो नरेटर है या जो ट्रेसियस है, वो लास्ट के अंदर किससे पुकारते हैं, किससे बात करते हैं? द टाइपिस्ट, द स्विनी, स्टेटसन, प्रूफ्रॉक। तो प्रूफ्रॉक से भी नहीं करते हैं, स्विनी से भी नहीं करते हैं, टाइपिस्ट से भी नहीं करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेटसन है वो भीड़ में उनको मिलता है और उनको पुकारते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट बैटल डिड स्टेटसन सपोजली पार्टिसिपेट इन। कौन से बैटल के अंदर स्टेटसन है जिसको माना गया कि उन्होंने क्या भाग लिया है? ठीक है, द बैटल ऑफ ब्रिटेन, द बैटल ऑफ ब्लज, माइले, वाटरलू। यानी खुद क्या है, जो नरेटर है वो खुद स्टेटसन है, उनको कहते हैं कि अपन दोनों क्या है एक युद्ध के अंदर मिले थे। तो वो कौन सा युद्ध है भाई? तो ब्रिटेन वाला बैटल भी नहीं है, बल्ज भी नहीं है और वाटरलू भी नहीं है। द बैटल ऑफ माइले है, इसका जिक्र हुआ है मित्रों इसके अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द रेफरेंस टू माइले इज फ्रॉम। ये माइले का रेफरेंस है वो कहाँ से लिया गया है? शेक्सपियर, दांते, होमर, रोमन हिस्ट्री। तो शेक्सपियर के किसी भी प्ले के अंदर माइले का जिक्र नहीं है, दांते के भी किसी रचना के अंदर माइले का जिक्र नहीं है, होमर के भी किसी रचना के अंदर वर्क के अंदर माइले का जिक्र नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोमन हिस्ट्री के अंदर माइले का एक बैटल हुआ था, उससे ये क्या है, संदर्भ है, रेफरेंस है, लिया गया है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेटसन इन द पोएम। इस पोएम के अंदर जो स्टेटसन है इनका क्या महत्व है, यानी क्या सिग्निफिकेंस है इस पोएम के अंदर जब वो आए हैं? तो कोई ना कोई तो महत्व होगा। ए लवर, ए सिंबल ऑफ मॉडर्न वॉर, ए मिथिकल क्रिएचर, ए प्रीचर। वो एक उपदेशक है तो प्रीचर तो नहीं है, वो मिथिकल क्रिएचर एक पौराणिक प्राणी नहीं है, लवर नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो क्या है, मॉडर्न वॉर है, उसका सिंबल है मित्रों। और मित्रों आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। नेक्स्ट 51 पे आते हैं मित्रों। दैट कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन सिंबलाइजेज। कि जो तुमने कॉर्प्स है, जो लाश है, तुमने शव है जो प्लांट किया था लास्ट ईयर तुम्हारे गार्डन में, वो क्या सिंबलाइज करता है? होप को, रीबर्थ को, फ्यूटिलिटी ऑफ रीजनरेशन को और एग्रीकल्चर साइकिल को। तो मित्रों एग्रीकल्चर साइकिल को वो नहीं करता है, रीबर्थ को नहीं करता है और होप को भी नहीं करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्यूटिलिटी ऑफ रीजनरेशन यानी रीजनरेशन जो है, पुनरुत्थान है, उसकी कोशिश तो की गई है लेकिन वो बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, और ये जो लाइन है मित्रों ये क्या अपने को व्यक्त करती है? जैसे एफिजी होता है, अपने ओसिरिस गॉड होता है, एक ओसिरिस गॉड की एफिजी है, उसको क्या है, पुतला है, ओसिरिस गॉड का पुतला क्या है, जमीन में दबा दिया जाता है,
उसके साथ कुछ क्या अनाज के दाने डाल दिए जाते हैं। तो तब जब क्या बसंत ऋतु आती है, जब वो अगर दाने वापस वहाँ उग जाते हैं तो ऐसे माना जाता है कि डेथ होने के बाद रीजेनरेशन हुआ है, ठीक है, और आगे जो चीज़ें हैं, अच्छा जो युग है वो अच्छा आने वाला है। तो इस तरीके का क्या है कि एल्यूजन लिया गया है, तो उस एल्यूजन के हिसाब से ये है। तो इसमें जो स्टेटसन है उसको जो नरेटर कहते हैं कि तुमने जो कॉर्प्स लगाया क्या वो अपने बगीचे के अंदर क्या वो खिल गया वापस। तो वहाँ पे क्या है, जो मॉडर्न चीज़ें चल रही है, बैरन वेस्टलैंड के बारे में बात हो रही है, सारे लोग क्या है जो मॉडर्न है वो स्पिरिचुअल बिल्कुल बैरन है बिल्कुल भी। तो वहाँ पे क्या जो रीजनरेशन है उनकी संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच हिस्टोरिकल इवेंट इज एल्यूडेड टू इन द बेरियल ऑफ द डेड। कौन सी ऐतिहासिक एक इवेंट है जो क्या है इसके अंदर ली गई है बेरियल ऑफ द डेड के अंदर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द ग्रेट डिप्रेशन, द रिनेसा, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं है मित्रों इसके अंदर, रिनेसा भी नहीं है और ग्रेट डिप्रेशन भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, इसके बारे में यहाँ पे 2-3 बार इस पोएम के अंदर द बेरियल ऑफ डेड के अंदर जिक्र होता है। यानी कभी तो जो मेरी है वो राष्ट्रवाद की बात करती है और कभी स्टेटसन है वो वॉर का सिंबल है, इसलिए पता चलता है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उससे ये पोएम बिल्कुल ही प्रेरित है। नेक्स्ट 53 पे आते हैं मित्रों। द लास्ट लाइन यू हाइपोक्रेट लेक्चुअर मोन सेम्बलेबल मोन फ्रेयर इज टेकन फ्रॉम। ये अपने जो द बेरियल ऑफ द डेड की लास्ट लाइन है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेरियल ऑफ द डेड की लास्ट लाइन क्या है। तो ये मित्रों लास्ट लाइन है, ये कहाँ से ली गई है। बॉडलेयर्स पोएम, दांतेज इन्फर्नो, दांतेज डिवाइन कॉमेडी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, दांतेज डिवाइन कॉमेडी भी नहीं होगा, दांतेज इन्फर्नो भी नहीं होगा। जो बॉडलेयर्स पोएम है यहाँ से ये लाइन ली गई है। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसलेट द लाइन यू हाइपोक्रेट लेक्चुअर मोन सिम्बलेबल मोन फ्रेयर। ये मित्रों एक फ्रेंच लाइन है, इसका इंग्लिश में आपको करना है ट्रांसलेशन। तो क्या होगा, यू हाइपोक्रेटिकल ट्रेवलर माय फ्रेंड माय ब्रदर होगा, या यू हाइपोक्रेटिकल लवर माय फेलो माय बिलीव्ड होगा, या यू हाइपोक्रेटिकल रीडर माय फेलो माय ब्रदर होगा, या ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसलेशन तो पॉसिबल है इसका, तो डी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में बेरियल ऑफ डेड को आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लास्ट में जो नरेटर है वो क्या किससे एड्रेस करता है। तो लास्ट में रीडर को एड्रेस करता है, यू हाइपोक्रिएट रीडर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इमोशन डोमिनेट्स द लैंडस्केप डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन अपने द बेरियल ऑफ डेड, इसके अंदर कौन सी इमोशन क्या करती है, सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। होप, जॉय, डिसइल्यूजनमेंट, ह्यूमर। तो आशा इसमें नहीं दिखाई दी है, जॉय भी नहीं है और किसी प्रकार का ह्यूमर भी इसके अंदर नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निराशा की भावना इसके अंदर दिखाई गई है। नेक्स्ट 56 पे आते हैं मित्रों। व्हाट टेक्निक इज यूज्ड इन द रैपिड शिफ्ट्स ऑफ द सीन एंड स्पीकर। कौन सी टेक्निक यूज की गई है इसके अंदर, जिसके अंदर तुरंत क्या है जल्दी से सीन शिफ्ट हो जाते हैं और स्पीकर भी शिफ्ट हो जाता है। यानी अपन इस पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसे कभी भी नहीं है, ये सीन एक तरह का चलता रहता है। 2 लाइन में कोई सीन होगा, मेरी का सीन होगा, फिर हयासिन का आ जाएगा, ठीक है, सेलर का सीन आ जाएगा, अलग अलग सीन चलते रहते हैं। स्पीकर भी कभी अपन को लगता है ट्रेसियस है, कभी लगता है कि ये टी.एस. इलियट खुद बोल रहे हैं, ओके। तो ये क्या टेक्निक है, एक्फ्रासिस, जक्सटापोजिशन, एल्गरी, सिनेक्टगी। तो सिनेक्टगी तो लिटरेरी टर्म होता है जो पार्ट टू होल, होल टू पार्ट को बताने वाला, ये भी नहीं है, एल्गरी भी नहीं है इसके अंदर। और एक्फ्रासिस होता है मित्रों जो हमने कला के बारे में, कोई जो फाइन आर्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना, कला के बारे में जो पोएम होती है वो एक्फ्रासिस होती है। तो ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जक्सटापोजिशन होता है मित्रों जिसके अंदर जो रैपिड शिफ्ट सीन का हो जाता है और स्पीकर का हो जाता है, जो इस द बेरियल ऑफ डेड इसके अंदर यूज किया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द बेरियल ऑफ द डेड ड्रोज हेविली ऑन थीम्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर अलग अलग थीम होते हैं, तो बेरियल ऑफ डेड है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, इनके अंदर कौन सा जो थीम है लिटरेचर का वो यूज किया गया है। गोथिक हॉरर, तो हॉरर की तो इसमें कोई बात ही नहीं हुई मित्रों। पेस्टल पोइट्री, इसके अंदर कोई ग्रामीण चीज़ों की पोइट्री या जो वनों की पोइट्री वो यूज नहीं की गई है। एपिक रोमांस या मिथ एंड रिचुअल, तो एपिक रोमांस, इसमें रोमांस भी कोई नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। मिथ एंड रिचुअल है वो बहुत ज़्यादा यूज किया गया, मिथ्स का यूज किया गया है, पौराणिक कथाएं, और जो रिचुअल्स अनुष्ठान है, जो कथाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो यूज हुई है इसके अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 58 पे आते हैं मित्रों। द पोएम्स टोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। पोएम की टोन है वो डिस्क्राइब की जा सकती है किस प्रकार से।
सेलिब्रेटरी, रिफ्लेक्टिव, सेट्रिकल और अपोकैलिप्टिक। अपोकैलिप्टिक होता है मित्रों सर्वनाश या कोई चीज का नाश हो जाना, ठीक है, नष्ट होना। सेट्रिकल होता है व्यंग्य, रिफ्लेक्टिव चिंतन करना, और अपने सेलिब्रेटरी होता है कोई खुशियों वाली, तो खुशियों का जिसमें कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। बेरियल ऑफ डेड, बेरियल नाम ही जो है ना बेरियल, वो दफन करना, किसी की मौत होना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव चिंतन करना भी इसके अंदर नहीं है। इसकी टोन सेट्रिकल भी नहीं, किसी प्रकार का व्यंग्य किसी पर नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपोकलिप्टिक, अपोकलिप्टिक होता है मित्रों किसी चीज का नाश होना, जैसे अपने बेरियल ऑफ डेड जो टाइटल है इसी से अपना अंदाजा लगा सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द बेरियल ऑफ द डेड। इस बेरियल ऑफ डेड की टोन क्या है? जॉयफुल है, मेलैंकॉलिक है, इनडिफरेंट है, एंग्री है। तो क्रोधित वाली इसमें कोई नहीं है, इनडिफरेंट भी नहीं है, जॉयफुल भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी टोन क्या है? मेलैंकॉलिक है मित्रों, दुखी, जो दुख पूर्वक जो इसकी टोन है वो है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द बेरियल ऑफ डेड। द बेरियल ऑफ डेड है, इसकी प्राइमरी थीम क्या है? लव, डेथ एंड रीबर्थ, नेचर, वॉर। तो लव तो काट दो आप, नेचर भी काट दो, वॉर भी काट दो, पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर डेथ और रीबर्थ है ना, वो इसकी प्राइमरी थीम है। तो मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके इन 20 क्वेश्चंस में कितने राइट हुए आप मुझे कमेंट करके जरूर ईमानदारी से बताओगे कि हमारे सर इतने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं और मुझे पता चले, क्योंकि डेली जो कमेंट करते हैं, चाहे आप कभी सेशन को देख रहे हो, कभी भी जब आप सेशन को देख रहे हो, तो पक्का आप क्या कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में क्या आपको इस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है, और आपके कितने लगभग सही हो रहे हैं। तो आप पक्का ईमानदारी से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसके अलावा मित्रों अभी ये सीरीज है ना जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है, वेस्टलैंड का अगला पार्ट देखना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगला पार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मित्रों आपको ऐसा लगा है ना कि क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं और हमारी तैयारी जो है वेस्टलैंड की फुल हो रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मित्रों आप भूलना नहीं। चाहे आपके पास यूपीएलटी ग्रेड या स्कूल लेक्चर का कोई ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों, क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोई नहीं ला सकता। अपना चैनल है जो आपको इतने अच्छी प्रिपरेशन के अंदर बड़ा ही आपकी हेल्पफुल रह रहा है, तो आप सब्सक्राइब तो बनता है मित्रों, सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। इसके साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें मित्रों, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करें, लेकिन एक प्यारा सा एनर्जी से भरा हुआ एक कमेंट करें, ताकि मैं एनर्जेटिक रहूं और आपके लिए नई नई चीजें ना हमेशा लेके आता रहूं। और ठीक है, सबसे पहली बात ये भी एक्टिव रहना जरूरी हूं मैं। अगर आप मुझे एक्टिव रखना चाहते हैं तो क्या करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि वास्तव में स्टूडेंट्स है ना, एस्पिरेंट्स है, वो वेट करते हैं अपने सेशन का, और क्या है कि अपने उनके लिए कुछ हेल्प करें। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि लगातार मैं आपकी एग्जाम तक हेल्प करूं, तो कमेंट करके बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। तो मित्रों और आप लगातार आप पढ़ते रहना है, ठीक है मित्रों। कोई स्टडी ईमानदारी से की गई स्टडी है, वो अपना रोल है ना, वो जरूर आपको लास्ट के अंदर फ्रूट जरूर देगी। आप बस आपको काम क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वालों को स्पेशली मेरा ब्लेसिंग उनके साथ रहेगा, और गॉड का भी रहेगा, और गॉड से मैं आपकी सक्सेस के लिए प्रे करूंगा। और साथ साथ में अगर जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, तो आपकी सक्सेस स्टोरी में मुझे शामिल करोगे, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।